दोस्तों, जिस तरह एक छोटे से बीज के अंदर कई दरख्त समाये होते हैं, ठीक उसी तरह एक शख्स के अंदर कई शख्सियत समाई हुई होती है। एक फनकार के अंदर कई संसार समाये होते हैं, जिन्हें आम तौर पर हम और आप नहीं देख पाते हैं। तभी तो फनकार कई बार पीछे मुड़कर पूछ बैठते हैं, जिन गीतों पर तुम मोहित हो, क्या वे गान समझ पाए हो? सूर्योदय के समय सूर्य का तुम अवसान समझ पाए हो? आकाशवाणी के उर्दू सर्विस का रूबरू कार्यक्रम एक ऐसी ही कोशिश है किसी फनकार और उसके फन को नजदीक से जानने की, समझने की। आज के आकाशवाणी के उर्दू सर्विस के रूबरू प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं पद्म भूषण से अलंकृत, संगीत नाटक अकादमी के रत्न सदस्यता से विभूषित, देश विदेश के सैकड़ों अन्य सम्मानों से सम्मानित रामपुर सहसवान घराने के 91 वर्षीय गायिका विदुषी सन्नो खुराना जी, जिन्होंने उम्र को कहीं पीछे छोड़ दिया है और 91 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। दीदी, हम सब आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चमन तुझसे इबारत हैं, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। नमस्कार, स्वागत। नमस्कार पंडित जी। आज आपके साथ सारंगी पर हैं पंडित भारत भूषण गोस्वामी, तबले पर उस्ताद अख्तर हसन और तानपुरे पर मैत्रेयी मजुमदार तथा अभिषेक मिश्रा। दीदी, हम आपसे आपकी कला के विषय में कुछ चर्चा करें, उसके पहले हम आपके विषय में कुछ जानना चाहते हैं। अपने जन्म, परिवार और पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं पंडित जी ये कह दूं जी कि जो आपने ये 91 वर्ष का, उसको उल्टा कर दीजिए, 19 वर्ष कर देते हैं जी। मैं क्या आपको सुनाऊं, इतनी यात्रा इतनी लंबी है मेरी कि मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं कि मैं संगीतकारों के परिवार से नहीं हूँ जी। वहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ। मेरे पिताजी बहुत बड़े इंजीनियर थे और मेरे भाई कोई डॉक्टर, कोई फॉरेन सर्विस, सब तरफ, लेकिन संगीत में कोई नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी कि मेरी बड़ी बहनों को सिखाने के लिए एक गुरुजी, मास्टर जी आया करते थे, और वो जैसे कि उस जमाने में होता था कि लड़कियों को बाहर कहीं नहीं भेजते थे सिखाने को, खासकर पंजाब में। तो उनको सिखाने के लिए कोई आ जाते थे। और तब मेरे पिताजी बताते हैं कि मैंने एक रोज अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, एक कुर्सी पे चढ़ करके, और बोल्ट लगा लिया उसके ऊपर, और मैं वही गीत बजाने लगी जो मेरी बहनें सीख रही थी। किसी ने सिखाया नहीं था, हारमोनियम भी नहीं सिखाया, बोल भी किसी ने नहीं सिखाया, बस चलती गई। तो शुरुआत तो इस प्रकार से हुई। फिर दीदी, ये सफर आगे कैसे बढ़ा? आपने रामपुर सहसवान घराने के प्रसिद्ध गायक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब से भी सीखा जी। ये यात्रा कैसे शुरू हुई? जैसे कि मैंने कहा, यात्रा बहुत लंबी है। सबसे पहले तो जो मुझे शिक्षा मिली वो
रघुनाथराव मुसलगांवकर जी से। जी। वो ग्वालियर घराने के राजा भैया पूछवाले के रिश्ते में उनके भांजे लगते थे। और उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि मुझे तो संगीत ही सीखना है, बहुत मुश्किलों से पिताजी ने मुझे अलाउ किया गाना सीखने के लिए। तो मुश्ताक हुसैन खान साहब से पहले एक तो रघुनाथ राव जी रहे, और उसके बाद मेरे जीवन में ठाकुर जयदेव सिंह जी हैं जी, जो कि बहुत बड़े पंडित थे, म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने कहा कि देखिए कि जमाना बहुत बदल गया है, आपको कुछ संगीत के अंदर थ्योरी में भी देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शुरू हुआ, और मुसलगांवकर जी ने जो सिखाया तो वो काफी मेहनत करके मैं आगे बढ़ी। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि 18 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हो गया जी। और वहां पे मैं लाहौर गई, ये बताना जरूरी है। तो एक म्यूजिक एक कंपटीशन होने वाला था, उन्होंने किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं गा लेती हैं, मैंने गा दिया। ये लाहौर में? ये लाहौर में जी। ये लाहौर में कैंटोनमेंट में। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स के अंदर डॉक्टर थे, तो वहां रहते थे। और तो मैंने गा दिया, तो आप हैरान होंगे सुन के कि एक बुजुर्ग पुरुष मेरी ओर चलते आए और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा अच्छा गा लेती हो, रेडियो में गाओगी क्या? जी। मैं बहुत खुश हो गई कि अच्छा, रेडियो में मैं जरूर गाऊंगी। और इस तरह से मैं शिमला पहाड़ी लाहौर में जो जगह थी, रेडियो स्टेशन वहां पे स्थित था, मैं वहां गई और मैंने गाया। जब मैं ड्यूटी रूम में आई तो उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। और मुझे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 30 रुपए का दिया। जी। उस वक्त 30 कुछ फर्क नहीं पड़ता था, दे दिया तो दे दिया, लेकिन खुशी ये थी कि मैं रेडियो में गाने वाली हूं। उन्होंने बताया कि क्या तोड़े के और मुल्तानी के गद्दार में उनका फर्क मालूम है आपको? मैंने कहा नहीं। 18 वर्ष की उम्र में कैसे पता पड़ता मुझे? जी। खैर, जीवन चलता गया, आगे बढ़ता गया। दीदी, उनका नाम याद है आपको जिन्होंने रेडियो में आपको गाने के लिए कहा? पंडित जीवनलाल मट्टू जी, जो किराना घराने के थे। ये नाम आना जरूरी था। ये जरूरी है जी। बिल्कुल। पंडित जीवनलाल मट्टू। और वहां से मैंने शुरू किया। 18 साल की उम्र से आकाशवाणी से आपका जी संबंध बना हुआ है, और आज 91 वर्ष की उम्र तक बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। कैसे बना, क्यों बना, मैं नहीं जानती। जी। फिर ठाकुर साहब से दीदी आपकी मुलाकात? उसके बाद हम लोग लाहौर, पार्टीशन के वक्त लाहौर छोड़ करके दिल्ली में आ गए, और मेरे पति ने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। जी। और डॉक्टर थे? डॉक्टर पीएल खुराना जी। वो एडिनबरा से उन्होंने न ही केवल मेडिसिन की, उसका डेंटिस्ट्री भी की। जी। तो उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस में डेंटिस्ट्री को चुना। तब दिल्ली में डेंटिस्ट इतने थे नहीं, तब प्रैक्टिस वापस शुरू हुई और मेरा गायन चलता रहा, क्योंकि लाहौर से तो रेडियो में हो ही चुका था शुरू। यहाँ पे एक दिन अचानक रेडियो स्टेशन से एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो घर पे आए। उन लोगों को भी खोज थी कि अब पार्टीशन के बाद कौन गाएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। और वो आए और कहा कि आप गाइए। गा लूंगी।
बस एक यह बात है कि डर नहीं लगता था जी तब। जी। आज जब बैठते हैं स्टेज पे तो लगता कि हे भगवान सब ठीक हो जाए। तो वो गायन शुरू हुआ और तब से आज तक चला आ रहा है। फिर ठाकुर साहब कैसे मिले दीदी आपको? ठाकुर जयदेव सिंह जी। ठाकुर साहब जी वो बनारस में रहते थे जी। उस जमाने में केसकर साहब मिनिस्टर हुआ करते थे जी। और उनका यह कहना था कि फिल्मी गाने वगैरह नहीं इतने होने चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए, शास्त्रीय संगीत होना और सूचना और प्रसारण मंत्री थे। हाँ, सूचना प्रसारण जी मंत्री थे। केसकर। और इन दोनों ने मिल करके ये पूरा जोर लगा करके बहुत ही मेहनत करके क्लासिकल म्यूजिक को, शास्त्रीय म्यूजिक को ऊपर लाने की कोशिश की। ठाकुर साहब एक रोज मेरे पति के पास अपना इलाज कराने के लिए आ गए। देखिए कैसे सबब बनता है, कैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या गाने वाली गाती हूँ, गा सकती हूँ, नहीं गा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गा तो रही हैं रेडियो से, लाहौर से भी गा रही थी और यहाँ से भी आप करते, तो आप आजकल जमाना बदल गया है, आप जरूर म्यूजिक कॉलेज भी कर लीजिए, क्योंकि खाली गाना काफी नहीं है और इसको भी कर लीजिए। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं 2 बच्चों की मां, अब मैं ये कैसे शुरू करूंगी? कि नहीं, उस पर क्या मुश्किल है। खैर जो भी आपका है, एक तरफ से रेडियो का मेरा गाना चलता रहा और एक तरफ से मैंने म्यूजिक कॉलेज ही शुरू की, जो कि आसान नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं था। और धीरे धीरे करके रेडियो के जरिए भगवान की दया से कुछ नाम भी होने लगा और प्रोग्राम भी होने लगे। तो मैं कहां से आपको शुरू करके बताऊं या कहां तक बताऊं? आप जैसे खान साहब के पास कैसे पहुंचे दीदी, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के पास? खान साहब जब रामपुर रियासत छोड़ कर आए जी और यहाँ पे आके दिल्ली में आके बस गए, तब ठाकुर साहब ने कहा कि आज अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा गुरु है जो ध्रुपद, थम्मार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, सोज, जो भी गायकी आजकल है वही केवल वही हैं जो सिखा सकते हैं। अब ठाकुर साहब का जब हुक्म था तो मुझे वो तो करना ही था और मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा चलाने की कोशिश की। मुश्ताक हुसैन खान साहब 3 महीने आते रहे और कुछ बताते ही नहीं थे। मैं जब वो चले जाते थे उठ के तो मैं रोती थी कि मैं भगवान में कहाँ आ गई, ना मैं ग्वालियर घराने का मेरा, ना मेरा, ये क्या हो गया, मैं कैसे करूं, छोड़ दूं, क्या करूं? तो चलती रही, फिर भी चलती रही। तो एक रोज जब वो सिखा रहे थे उन्होंने कहा अब लो, अब मैं आपको बताता हूं क्या। 3 महीने तक उन्होंने आपकी परीक्षा ली? कुछ नहीं बताया। वो आते थे, थोड़ी देर बैठ के चले जाते थे और वो ठाकुर साहब को भी ना नहीं कर सकते थे क्योंकि ठाकुर साहब की वो बहुत इज्जत करते थे और उनको मना भी नहीं कर सकते थे। और मैंने तो एक तो जैसे कि मैं बता रही थी, वो बता रहे थे कि अच्छा अब लो, तो नाइकी कनाडा शुरू कर रही थी मैं। नाइकी कनाडा शुरू किया और उसके बाद तो पंडित जी उन्होंने मुझे इस प्रकार सिखाया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे हाथ में माला पकड़ा दी और ये तान जो है मैं बता रहा हूँ नाइकी कनाडा की, इस तान को बस कहती जाओ, एक ही तान को। मैं तान कहती जाती, उनकी तरफ देखती जाती कि कब ये मुझे कहेंगे कि बस अब हो गया। नहीं,
और क्या कहते थे, नहीं मानूंगा साहब, नहीं मानूंगा, कहती जाओ। तो बहुत कठिन मेरी परीक्षा ली गई करा करके। दीदी, हम आपसे इस घराने की खूबियों पर भी बात करेंगे, लेकिन जब गाने की बात हो रही है और रामपुर साहसवान घराने की, तो कोई बंदिश भी हम सुनना चाहेंगे। आप अपने पसंद से कुछ अगर सुनाएं। मैं थोड़ा सा आपको नमूना जी इनका देती हूँ। उनके गाने में मिठास बहुत थी जी, जिसने मुझे आकर्षित किया। जी थोड़ा सा नमूना बताती हूँ मैं। क्या सुनाने जा रही हैं दीदी अभी? मैं कुछ थोड़े से बोल भाग्यश्री के। ठीक है दीदी, ठीक है। जी जी। एक मुझे याद आ रहे एक रचना जो ठाकुर जयदेव सिंह जी ने। जी। ठाकुर जयदेव सिंह जी शब्दों को बहुत ध्यान दिया जाता जी। और उसमें पुकार, जी, पुकार बहुत होती थी। तुम्हारे कारण सब कुछ छाड़ो, अब काहे मोहे बिसरायो। क्या बात है। अब छाड़ो नहीं बने प्रभु जी, चरण के पास बुलाओ। बुलाओ। ओ पुकार, उसके बाद पुकार थोड़ा सा। जी जी। तुम्हारे कारण सब
क्या बात है। किस प्रकार दुख, मेरा दर्द वो लाते थे। जी, ठाकुर साहब वो कहते भी थे, मेरी भी एक दो बार उनसे बात हुई है कि कलाकार जब गाते हैं तो बंदिश को गाते हैं, राग को गाते हैं, शब्द जो है उसके साहित्य को, उसके भाव को नहीं गाते हैं। ये उनकी एक शिकायत थी कि शब्द जो कह रहा है वो भाव भी गाने में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए उनका, ये इस चीज पे वो बहुत जोर दिया करते थे। इसी प्रकार उन्होंने और भी बंदिशें बनाई। जब उनके पत्नी का, जी बहुत अच्छी बंदिश है जी। बहुत अच्छे। दीदी, एक और आपने मुसलगांवकर जी से सीखा, ठाकुर जयदेव जी सिंह जी से सीखा, मुश्ताक हुसैन खां साहब से भी सीखा, फिर आपने रतन जानकर जी के भी, उनसे भी आपने शिक्षा प्राप्त किया, एसएन रतन जानकर जी। जी, वहां से आपको क्या मिला ये भी बताएं। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि ठाकुर साहब ने ये कहा और ये सोचा और ये समझा कि आज के दिन, आज के ज़माने हम लोग को म्यूजिक कॉलेज में जाना चाहिए और कुछ ऐसे राग हैं जो अप्रचलित हैं। जी, ये बात आप कम से कम 50 साल पहले की कह रही हैं। जी, जी, जबकि आज भी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। लेकिन 50 साल पहले ठाकुर साहब ने इस ओर सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सोच, रागदारी की सोच कैसी होनी चाहिए, यानी मिठास और वो सब चीज तो होता ही है जी। पुकार, ये सब कुछ तो होता ही है, लेकिन राग में जो शास्त्र होता है जी, उसको किस प्रकार सामने लाना है। क्योंकि
पुराने लोग कई बार कहा करते थे, साहब हमने तो उस्ताद ने ऐसे ही सिखाया, हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब का ये कहना था कि जो शास्त्र है उसके मुताबिक वो चलना चाहिए, तानों में भी उस शास्त्र की बात आनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि आपने दिखावा कर दिया तान। अब जैसे प्रकार हैं जैज बिलावल जी, जय जयवंती और ये बिलावल को इकट्ठा करते थे, लेकिन तान में भी वो बात आनी चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि आपने सिर्फ कभी जय जयवंती हो रहा है, कभी बिलावल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज होनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान दिया। तो उन्होंने कहा अगर कोई आपको इस तरीके से सिखा सकता है तो आप खैरागढ़ जाइए, म्यूजिक यूनिवर्सिटी है वहां, रातन जनकर जी वो वाइस चांसलर है वहां के जी। तो मैं बहुत हैरान थी कि मैं कैसे जाऊं, मैं अपनी गृहस्थी कैसे संभालूं, कैसे बच्चों को, कैसे अपना गाना भी चल रहा था, प्रोग्राम भी मेरे चल रहे थे, मैं ट्रैवल भी कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं कमी नजर आती थी ठाकुर साहब को। उन्होंने कहा ये आप जरूर करिए, जाना है आपको। तो फिर मैं खैरागढ़ पहुंची। खैरागढ़ जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक लड़की है, उसके साथ आपको कमरा शेयर करना पड़ेगा और आप सीखिए और सुबह 10 बजे आइए और मैं 1 बजे तक आपको सिखाऊंगा रोज। तो मैं रोज उनके कमरे में चली जाती और कोशिश करती गाने की। तो उन्होंने मुझे कई प्रकार सिखाए। समय है नहीं तो मैं बहुत से आपको वो सुनाती। गौरी के प्रकार थे, भैरव के प्रकार थे, बिलावल के प्रकार थे, वो सब उन्होंने मुझे प्रकार सिखाए, जो कि मैं उसके बाद कई वर्षों बाद गाती रही, अभी भी गाती हूँ और रेडियो में भी ब्रॉडकास्ट करती रहती। तो वे जो जितने भी प्रकार थे, मैंने ये प्रकार, तो वो मुझे रतन जनकर जी ने सिखाया। और जब खाना आता था, कहने की बात है, तो मैं कर लेती थी। न जाने कैसे उन्होंने एक दिन पता पड़ गया उनको कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ ठीक से, और उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा रही हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल, हाथ जोड़ के मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल खा रही हूँ, उसके बिना मैं कैसे, कि नहीं मुझे खबर मिली है कि आप खाना नहीं खा रही हैं। तो हंस के कहने लगे खाना नहीं खाओगे तो गाओगी कैसे? कल से मेरा जो महाराज हैं जो काम करते हैं, रसोई में काम करते हैं, वो आपके लिए खाना लेके आएंगे और आप वो खाएंगे। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि ये मैं कैसे कर सकती थी। खैर ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, मैं क्या क्या बताऊं। दीदी मेरा आना जाना खैरागढ़ लगा रहता है। अच्छा। और आज भी वो क्षेत्र जो है किसी गांव से ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है। और आप जब की बात कर रही